बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाह फैसल। आज एक बार फिर एक नई वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूं। आज हम अपने उस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे एफईसी सेकंड ईयर बायोलॉजी रिस्पिरेशन चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर नंबर 3 जो कि है पार्ट 2 ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट 2। क्योंकि इस ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन एक पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा रह गया था, तो वो जो कुछ हिस्सा रह गया था वो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इधर हम पढ़ रहे थे, हम पहले कह रहे थे कि ये जो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है इस कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, या डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। इसको हमने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को हमने डिवाइड किया था 2 कंपोनेंट्स में। तो डिवाइडेड इनटू two components। ठीक है, वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? उन 2 कंपोनेंट्स में एक था एयर पैसेजवेज, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट था लंग्स। और ये जो कंपोनेंट है एयर पैसेजवे, इसको हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, जो कि था हमारा पार्ट 1। लेक्चर नंबर 2 जो हमने पढ़ा था ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में, उसी में हमने सिर्फ एयर पैसेजवेज को पढ़ा था। ठीक है, तो वो था हमारा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1। और आज हम जो रह गया था, मतलब जो दूसरा कंपोनेंट रह गया था लंग्स, वो आज पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा पार्ट 2। ठीक है, तो लंग्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लंग्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो लंग्स है, ये हम कहते हैं कि ये जो लंग्स है द रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये जो लंग है, ठीक है, ये क्या है? रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये जो लंग्स है, ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। देखो, एनिमल जो होते हैं उसी में कुछ एनिमल्स टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, कुछ एनिमल जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये लंग्स जो है ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की रिस्पिरेटरी ऑर्गन होती है। ठीक है, और जो एक्वेटिक होते हैं उनकी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होती है वो होते हैं गिल्स। ठीक है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल या जिसे हम लैंड एनिमल्स कहते हैं, जो वाटर में नहीं बल्कि इस लैंड पे जो है वो सरवाइव करते हैं, इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होती है वो लंग होती है, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो गिल्स होते हैं। वो वाटर के मुताबिक, उस इकोसिस्टम के मुताबिक वो अडॉप्ट हो जाते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, और हम इस लैंड इकोसिस्टम के मुताबिक जो है वो हम अडॉप्ट हो गए। तो हमारा जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो क्या है? वो लंग है। और जो है एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनकी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होती है वो गिल्स होते हैं। ठीक है, वो उस इकोसिस्टम के मुताबिक वो अडॉप्ट हो गए, उसके जो ऑर्गन है वो उस इकोसिस्टम के मुताबिक अडॉप्ट हो गए। तो ये जो लंग्स है, ठीक है, या ये जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसी में भी उनकी अडॉप्टेशन आ गई है। जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी जो लंग्स, उनकी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है उनमें अडॉप्टेशन आ गई, और उनकी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होती है वो गिल्स होते हैं। और जब जो हम हैं, जो लैंड एनिमल्स है, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, उनमें इस इकोसिस्टम के मुताबिक अडॉप्टेशंस आ गई है, और इनकी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होती है वो लंग्स होती है, जो इस इकोसिस्टम के साथ रिलेट होती है, इस इकोसिस्टम के साथ अडॉप्ट हो गई है। ठीक है, तो ये जो है ये लंग जो है ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, मीन की लैंड एनिमल्स की। ठीक है, जो इस ज़मीन पे पाए जाते हैं, वाटर में नहीं बल्कि ज़मीन पे पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होती है वो लंग्स होती है। ठीक है,
इसके, लेकिन हम इधर जो पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ ह्यूमन तक ही महदूद रहेंगे। तो अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो ह्यूमन की करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन में जो है वो दो सेक लाइक्स जो होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं। ह्यूमन में दो सेक लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है, आउटसाइड पे सिर्फ एक ओपनिंग होती है, ठीक है। इस सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को, जिसकी सिर्फ बाहर पे एक ओपनिंग होती है, क्लोज होते हैं, क्लोज सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखो बिल्कुल क्लोज ही होते हैं। इसकी जो ओपनिंग होती है वो सिर्फ एक बाहर की तरफ सिर्फ एक ओपनिंग्स के जरिए होती है, जिसे हम ट्रिकिया कहलाते हैं। तो ये दो सेक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ह्यूमन में ये पाए जाते हैं, जिसे हम लंग्स कहते हैं, ठीक है। और लंग्स की जो स्टडी होती है उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी, ठीक है, ये याद रखना है, पल्मोनोलॉजी। तो ये दो सेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स ह्यूमन में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस लंग्स की अगर हम स्टिफाइस हम इसकी बात करेंगे, तो ये जो लंग्स है इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करेंगे, कवरिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो लंग्स है इसको किसने कवर किया होता है? तो इसको जो है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। किस चीज़ ने? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। इस डबल लेयर मेम्ब्रेन को, ये देखो डबल लेयर मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं प्ल्यूरा। इसको हम क्या कहते हैं? प्ल्यूरा। ये जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है ना, ये इसको हम कहते हैं प्ल्यूरा। इसको हम क्या कहलाते हैं? प्ल्यूरा, ठीक है। और इस प्ल्यूरा में कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिसे हम प्लूरल फ्लूइड्स कहलाते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं इस तरह के, इसमें इस तरह के कुछ फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहलाते हैं। और इस फ्लूइड की अपनी फंक्शंस होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई कवरिंग की बात, कि कवरिंग की जब हमने बात की तो हमने कहा कि भाई लंग्स को किस चीज़ ने कवर किया होता है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड प्लेवरा। ठीक है। इसकी बाद अगर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की बात करेंगे, सॉरी इससे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन पहले आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो ये लंग्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जो लंग्स है एनिमल्स में, सॉरी ह्यूमन में, क्योंकि हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो ये जो हमारे लंग्स है ये एक कैविटी में पाए जाते हैं। देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे कैविटीज़ मौजूद होते हैं, जैसे कि इट इज़ एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें इंटेस्टाइन्स वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो दूसरा कैविटी है जो इस रिब्स ने बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। इसको हम क्या कहते हैं? चेस्ट कैविटी। और इसको हम थोरेसिक कैविटी भी कहलाते हैं। इसको हम क्या कहलाते हैं? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी भी हम इसको कहलाते हैं, लेकिन टेक्निकली हम इसको थोरेसिक कैविटी कहलाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड या इट इज़ फाउंड या इट इज़ सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। तो ये लंग्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सिचुएटेड या लोकेटेड in the thoracic cavity। कहाँ पे पाए जाते हैं ये लंग्स? थोरेसिक कैविटी में। ये जो कैविटी है इसको हम थोरेसिक कैविटी, ये देखो ये एब्डोमिनल कैविटी, इसके ऊपर जो होती है ये थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक है। इस तरह क्रेनियल कैविटी जहाँ पे ये हमारे जो ब्रेन है वो पड़ा है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कैविटीज़ हमारे बॉडी में मौजूद है। लेकिन इस कैविटी को ये जो रिब्स ने बनाया है इसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। और ये जो लंग्स है ये इस चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हार्ट भी मौजूद होता है, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में
ये जो लंग्स है ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इसकी हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, आप खुद देखें कि डार्सल साइड से किसने इसको प्रोटेक्ट किया है, तो डार्सल साइड से इसको प्रोटेक्ट किया है वर्टेब्रल कॉलम, और ये जो रिब्स पीछे की तरफ भी पाए जाते हैं इसने कवर किया है। तो डार्सल साइड से किसने प्रोटेक्ट किया है, प्रोटेक्शन की बात करेंगे यहां पे, प्रोटेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो डार्सल साइड से ये जो पीछे की तरफ है, डार्सल साइड से किसने प्रोटेक्ट किया है, डार्सल साइड से प्रोटेक्ट किया है रिब्स ने एंड वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया, किसने प्रोटेक्ट किया है, रिब्स और वर्टेब्रल कॉलम ने डार्सल साइड से प्रोटेक्ट किया है। साइडों से किसने प्रोटेक्ट किया है, रिब्स, और साथ में मसल्स भी मौजूद होते हैं जिसे हम इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ने साइड से भी इसको प्रोटेक्ट किया है। तो साइड से किसने प्रोटेक्ट किया है, साइड से किसने प्रोटेक्ट किया है, तो साइड से प्रोटेक्ट किया है रिब्स प्लस मसल्स। ठीक है, रिब्स प्लस मसल्स ने साइड से प्रोटेक्ट किया है, जबकि वेंट्रल साइड से, वेंट्रल साइड से किसने प्रोटेक्ट किया है, तो वेंट्रल साइड से प्रोटेक्ट किया है वेंट्रल साइड से प्रोटेक्ट किया है स्टर्नम ने प्लस रिब्स। रिब्स यहां भी मौजूद है ना, स्टर्नम ने और रिब्स ने वेंट्रल साइड से इसको प्रोटेक्ट किया है। स्टर्नम, ये जो रिब्स के दरमियान यहाँ पे जो बोन पाया जाता है इसको हम कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो वेंट्रल साइड से स्टर्नम ने प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा पोस्टीरियर साइड से, पोस्टीरियर साइड से किसने प्रोटेक्ट किया है, तो पोस्टीरियर साइड से प्रोटेक्ट किया है डायफ्राम ने। किसने प्रोटेक्ट किया है, डायफ्राम ने प्रोटेक्ट किया है। पोस्टीरियर साइड से किसने प्रोटेक्ट किया है, डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या चीज होती है, देखो यहाँ पे इस तरह का डूम शेप जो है यहाँ पे डूम शेप एक स्केलेटल मसल्स पाया जाता है, ये एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी की, इन दोनों को एक स्केलेटल मसल्स ने क्या किया है, एक दूसरे से सेपरेट किया है, और इस मसल को, इस स्केलेटल मसल को हम डायफ्राम कहलाते हैं। ये जो डायफ्राम है इसकी दो फंक्शन है। एक फंक्शन तो ये है कि ये इसने एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट रखा है। एक दूसरा इस डायफ्राम का जो फंक्शन है वो ये है कि ये ब्रीथिंग, या जिसे हम गैसियस एक्सचेंज कह रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रही है, जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे वहाँ पे हम इस डायफ्राम की हमें पता चल जाएगा कि किस तरह ये जो है ये रिस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज या ब्रीथिंग जो है वो परफॉर्म कर रहा है, किस तरह, या किस तरह ये डायफ्राम जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्पफुल है, इसकी क्या रूल है ब्रीथिंग में। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जब हम पढ़ेंगे तो उधर हम इस डायफ्राम की बात करेंगे। एक बात, इस डायफ्राम की जो है अपनी जो रिलैक्स पोजीशन है वो इस तरह डूम शेप है। क्या है, डूम शेप इस तरह। ये जो मैंने इधर बनाया ये इसका रिलैक्स्ड पाम नहीं है बल्कि ये कंट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, और ये इसकी जो रिलैक्स पाम होती, जो पोजीशन होती है वो इस तरह डूम शेप होती है। डूम हम किस चीज़ को कहते हैं, मीनार को कहते हैं ना, तो मीनार इस तरह का होता है। तो इस तरह ये जो है ये डूम शेप होती है, इसकी रिलैक्स जो
फार्म होती वो ये होती है। अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि रिलैक्स पाम जो है वो डायफ्राम की वो क्या होती है, तो वो डूम शेप होती है, इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास प्रोटेक्शन की बात। ठीक है, कि डायफ्राम इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसकी कवरिंग की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी जो है ये जो लंग्स होते हैं। ठीक है, राइट लंग जो होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है देन लेफ्ट लंग। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास राइट लंग, सॉरी ये हमारे पास राइट लंग हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट लंग हो गया। तो ये जो राइट लंग है ये स्लाइटली लार्जर होता है देन लेफ्ट लंग। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा लंग है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लेफ्ट लंग, सॉरी राइट लंग है। ये मेरे साइड से ये राइट लंग है। ठीक है, राइट लंग, और ये हो गया हमारे पास लेफ्ट लंग। ठीक है, ये हो गया हमारे पास राइट लंग, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट लंग। तो ये जो राइट लंग होता है ये स्लाइटली बिगर होता है, सॉरी स्लाइटली लार्जर होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। ठीक है, और ये जो राइट लंग है यहाँ पे 3 लोब्स पाए जाते हैं। कितने लोब्स? 3 लोब्स। और ये जो लेफ्ट लंग है यहाँ पे 2 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो लेफ्ट लंग है ये क्यों स्लाइटली स्मॉलर है राइट लंग से? तो इसकी वजह ये है कि ये लंग्स के दरमियान यहाँ पे हार्ट मौजूद होता है और उस हार्ट की जो पोजीशन है वो एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ड्यू टू एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट एंड आल्सो लीवर the left lungs has smaller, slightly smaller than right lung। ये हो गए इसकी रीजन। ये जो हम कहते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेफ्ट लंग जो है वो क्यों राइट लंग से स्लाइटली स्मॉल है, छोटा है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर ये होगा कि ड्यू टू द asymmetrical position of heart and also liver, the left lung is slightly smaller than the right lung। ठीक है, ये इसके जो है टेक्निकल रीज़न है कि ये लेफ्ट लंग जो है ये स्लाइटली स्मॉलर है, अबाउट 4% स्मॉलर देन राइट लंग, सिर्फ 4%। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास लंग्स की बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस लंग्स के अंदर ये जो मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको जो हम कहते हैं अल्वियोलाई की तरफ आते हैं। ठीक है, तो दूसरा इस लंग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? अल्वियोलाई ये प्लूरल है, इसकी जो सिंगुलर है वो है अल्वियोला। क्या है? अल्वियोला। तो ये जो अल्वियोला नहीं, सॉरी अल्वियोलस, अल्वियोलाई की जो प्लूरल है वो क्या है? अल्वियोलस, अल्वियोला नहीं। ठीक है, अल्वियोलस। तो ये जो अल्वियोलाई है ये जब हमारे लंग्स के अंदर ये जो ब्रांकियोल्स है, ठीक है इधर मैंने लिखा है ब्रांकियोल्स, ये जब डीपली जाते हैं लंग्स के अंदर तो फिर ये जो ब्रांकियोल्स है इस तरह आप लोगों को इधर नज़र आ रहा है, ये जो ब्रांकियोल्स है या ये जो ब्रांकियोल्स है ये ओपन हो जाती है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में। किस चीज़ में? सेक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती है और उस सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको हम अल्वियोलाई कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अल्वियोलाई कहते हैं। और इस सेक लाइक स्ट्रक्चर में ये जो है ये ब्रांकियोल्स ये लंग्स की डीप जब जाता है तो फिर ये ओपन हो जाता है आखिरकार एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में। वो जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है उसकी जो वो किस तरह होता है? वो जो हम कहते हैं ना कि बंचेस ऑफ ग्रेप्स की तरह होता है, मीन के वो जो अंगूर की गुच्छी होती है उसकी तरह इसकी जो है वो शेप होती है।
ठीक है, उसकी पाम होती है और इस सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक अल्वियोलाई पाए जाते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक अल्वियोलाई जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की। तो अक्सर एमसीक्यूज में ये बात भी आ जाती है कि लंग्स की जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है। तो लंग्स की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो अल्वियोलाई होती है, ठीक है। और ये जो अल्वियोलाई है या एक अल्वियोलस को जब हम निकालते हैं तो उसकी जो डायमीटर होती है वो होती है 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर उसकी डायमीटर होती है। और उसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि इस अल्वियोलस की या जो अल्वियोलाई पाए जाते हैं लंग्स के अंदर, इसकी जो है वो कंपोजिशन क्या होती है, किस तरह के सिल से बनते हैं। तो ये प्लेट सिल से बनते हैं इसके अंदर। और देखो इस अल्वियोलस या अल्वियोलाई में ये जो है एक एबिलिटी है कि ये एक्सपेंड कर जाती है, ये एक्सपेंड हो जाती है, इलास्टिक होती है, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाते हैं इस अल्वियोलाई में। क्योंकि इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो उसमें कोलाजिन और इसके अलावा फाइबर्स, बहुत तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी जो होती है ये इलास्टिक होती है। अल्वियोलाई ये क्या होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बात की है, आई थिंक 10th के किसी लेक्चर में मैंने बात की है कि लंग्स के अंदर कितने अल्वियोलाई पाए जाते हैं। तो एक लंग में, ठीक है, दोनों लंग्स में नहीं बल्कि एक लंग में अबाउट एक एडल्ट ह्यूमन के एक लंग में तकरीबन 300 मिलियंस और 350 मिलियंस 350 मिलियंस या 300 मिलियंस अल्वियोलाई पाए जाते हैं एक ही लंग में। जब दोनों को हम मिलाते हैं तो अबाउट 600 मिलियंस और 700 मिलियंस अल्वियोलाई पाए जाते हैं। और इन अल्वियोलाइज की वजह से ये जो लंग्स होते हैं ये स्पंजी होते हैं। ये क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं। और ये अल्वियोलाई जो है इसके बाहर बहुत सारे जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज होते हैं। अबाउट 70 to 80% ये जो बाहर कवरिंग है ना अल्वियोलाई की, एक अल्वियोलस की जो बाहर कवरिंग है अबाउट 70 to 80% उसको जो है वो ब्लड कैपिलरीज ने कवर किया होता है। तो इसी वजह से इसकी जो है देखो गैसियस एक्सचेंज की जो होती है अपनी एक क्राइटेरिया होती है कि इतनी डायमीटर की जो कोई मेम्ब्रेन होगी तो उसी में ये गैसियस एक्सचेंज होगी। तो वो सारे जितनी भी क्राइटेरिया यहाँ पे पूरे हो जाते हैं एक अल्वियोलाई या अल्वियोलस के जो है यहाँ पे वो सारे क्राइटेरिया पूरी हो जाती है। इसी वजह से देखो उसी में एक क्राइटेरिया ये है कि ये जो है ये परमिएबल होनी चाहिए। ऐसे ये जो अल्वियोलस मेम्ब्रेन है और साथ में जो ब्लड कैपिलरीज है इन दोनों के जो मेम्ब्रेन्स है वो क्या होनी चाहिए, वो परमिएबल होनी चाहिए। तो ये जो अल्वियोलस है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसकी जो साइज़ होती है वो 0.1 मीटर होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है। इसके साथ जो कैपिलरीज होते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी डायमीटर भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अल्वियोलाई है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, ठीक है। तो ये हो गई बात अल्वियोलाई की, ठीक है। जो पार्ट रह गया था ना, हमने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया था जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। पार्ट 1 हमने लेक्चर नंबर 2 था, हमारा लेक्चर नंबर 2 जो था वो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1 था। और आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एयर पैसेजवेज के बारे में बात की थी कि एयर पैसेजवेज क्या क्या, इसमें कौन कौन से पैसेजेस इन्वॉल्व है, हर एक की अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक था ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो लेक्चर नंबर 3 है पार्ट 2 वो था हमारा लंग्स।
लंग्स के बारे में हमने बात की, साथ में लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाई पाए जाते हैं इसकी भी हमने बात की। लंग्स की हमने थोड़ी सी लंग्स की बात की कि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो होते हैं उसकी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो लंग्स होते हैं। इसके अलावा फिर इसकी प्रोटेक्शन, इसकी लोकेशन की बात की हमने, इसकी कवरिंग की बात की है, थोड़े से लेफ्ट और राइट लंग की भी बात की कि क्यों लेफ्ट लंग जो है वो स्लाइटली स्मॉलर है राइट लंग से। फिर हमने अल्वियोलाई की भी बात की, इसके अंदर जो अल्वियोलाई पाए जाते हैं उसकी भी हमने बात की कि अल्वियोलाई जो है वो प्लूरल है। और इसके अलावा जो अल्वियोलस है, मैंने अल्वियोला का मैं अभी भी सॉरी कर रहा हूँ कि वो मैंने गलत बोला था। अल्वियोला नहीं बल्कि अल्वियोलस जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अल्वियोलाई प्लूरल है और अल्वियोलस सिंगुलर है। अल्वियोलाई या अल्वियोलस की भी हमने बात की कि कितने पाए जाते हैं। और ये पता है, ये जब दोनों अल्वियोलाई, दोनों लंग्स की जो अल्वियोलाई है इसकी अगर हम फॉर एग्जांपल 700 मिलियन हमारे पास अल्वियोलाई अगर हो गए तो ये कितनी जो होती है वो एरिया बनाती है, सरफेस एरिया, तो ये अबाउट 70 to 90 मीटर एरिया बनाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अल्वियोलाई है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने लंग्स की बात की, अल्वियोलाई की बात की, ठीक है। तो फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन होता है, कोई अगर किसी बात उसको समझ नहीं आई है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ आप लोगों को आंसर देने के लिए, ठीक है। थैंक यू।